नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ और आज हम खास मुद्दा एक ऐसे मुद्दे के बारे में बातचीत करेंगे जो हरियाणा के सभी प्रदेशवासियों को चर्चा का विषय बना हुआ है और सबको परेशान कर रखा है। ये मुद्दा है शराब कारोबार का, क्योंकि हरियाणा में आए दिन शराब कारोबारियों को या तो धमकी दी जा रही है या गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। कोई अगर हमारे साथी ये सोच रहे हो कि शराब कारोबारी और सरकार के बीच का मामला है, तो मामला सिर्फ इतना नहीं है, मामला बहुत गहरा। ये मान लीजिए कि आने वाले दिनों में इसका आर्थिक बोझ आम आदमी पर पड़ने वाला है। जो सरकार की नीतियां है, जो चुनाव से पहले जो घोषणाएं की थी सरकार के लिए, वो घोषणाएं पूरी करने की भी चुनौती सामने आ सकती है। और वो इस मामले में आ सकती है क्योंकि कोई भी चुनाव के दौरान की गई घोषणा को पूरा करने के लिए बहुत मोटी रकम चाहिए, और वो रेवेन्यू का जो सोर्स होता है सरकार के पास, वो एक्साइज पॉलिसी के तहत जो शराब के ठेके दिए जाते हैं उनसे जो लाइसेंस फीस आती है वो एक मोटी रकम होती है, जिससे इस तरह के वादे जैसे लाडो योजना है, 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर, ऐसी बहुत सारी बीजेपी ने प्रोमिसेस कर रखी हैं लोगों से, तो वो पूरी तभी करेंगे जब लाइसेंस फीस आएगी। अगर शराब कारोबार को या शराब के जो ठेके हैं इनको सरकार पूर्ण रूप से अलॉट नहीं कर पाई तो रेवेन्यू के लिए कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा कारण उभर कर आ रहा है कि सरकार क्यों नहीं दे पा रही है, जब लेने वालों की भीड़ है और सरकार देने के लिए तैयार है तो सरकार क्यों नहीं दे पा रही, उसके पीछे कारण है गुंडाराज, गैंगस्टरिज्म, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो लगातार समस्या का कारण बना और सरकार के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। जो गैंगस्टर की धमकी को अनदेखा कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, उनको गोलियों का निशाना बनाकर मौत की नींद सुलाया जा रहा है। तो ओपी जी, आज हम इसके बारे में बातचीत करें उससे पहले मैं थोड़ा सा ये जो बहुत ही गंभीर मामला है कि सरकार को 14,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू इसमें जनरेट करना है, जिसमें से 4,000 करोड़ अभी पेंडिंग है। 2025 से लेकर के जो 27 तक की पॉलिसी है इसमें इतना उनका टारगेट है, और अभी तक 260 लिखकर जो जोन है, जो ये जो अपने शराब के ठेके, आप मान लीजिए देसी भाषा में शॉप कह सकते हैं जी, शॉप कह लीजिए, शोरूम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, देसी और अंग्रेजी दोनों के, और 260 जो अभी पेंडिंग है और 934 जो लिखकर जोन है वो सरकार अलॉट कर चुकी है। इंडियन मेड, फॉरेन लिखकर और कंट्री मेड लिखकर, यानी कि देसी, मतलब ये कह सकते हैं अंग्रेजी शराब और देसी शराब जी। तो ये जो है ना हालात है, तो आप ये देखिए 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अभी अलग अलग ए बी और सी जोन, ए बी सी ग्रुप, ए बी सी कुछ भी मान लीजिए आप, तो इनके अंदर 20 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी हालत पतली है। लेना चाहते हैं लेकिन अपनी मौत, अपनी जान की कीमत दे करके नहीं। तो इसमें देखो, शराब कारोबार जो है वो पहले से ही सत्सिंह जी ये फ़ायदे का सौदा रहा है और बहुत बड़ा बिजनेस है शराब का, लेकिन पहले कुछ लोगों के ही इसमें कारोबार में ये कह सकते हैं एक अधिकार होता था उनका। लेकिन आज के टाइम में जब से ये रिटेल का सिस्टम शुरू किया है कि भाई एक ठेके की बोली एक ही व्यक्ति लगा सकता है, कोई भी व्यक्ति मतलब ठेका ले सकता है। पहले जोन होते थे, पूरे इलाका होता था कि भाई जैसे एक जोन में 20 ठेके आ गए, 20 गांव आ गए, तो ऐसे होते थे, तो उसमें गिने चुने लोग ही होते थे शराब कारोबारी। लेकिन अब जब से रिटेल का जो ये अलॉटमेंट की जो एक्साइज पॉलिसी में लेके आई है, तब से अब किसी भी ठेके के लिए कोई भी आदमी आवेदन कर सकता है। और जब से रिटेल के ये सिस्टम शुरू किया है तभी से इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हुई है, और ये जो आपस में जो रंजिश है, गुंडागर्दी है, ये ज़्यादा बढ़ी है। जो आज के टाइम में आप देखोगे कि जो प्राइम लोकेशन पे जो ठेके की अलॉटमेंट होती है
उस पे ना बड़े बड़े लोगों की निगाहें होती है, खासकर उसमें जो अपराध की दुनिया से जुड़े लोग हैं, जो रातों रात पैसा कमाना चाहते हैं, जो बगैर मेहनत के पैसा कमाना चाहते हैं, वो लोग जो है उनका जो निशाना है, टारगेट है, वो प्राइम लोकेशन वाले ठेके हैं। और इसीलिए जो पिछले दिनों जितनी भी आप देखेंगे मुकदमे दर्ज किए गए, पुलिस के सामने जो शिकायतें आई, उसमें यही आई है कि फला ठेके के लिए कोई भी बोली नहीं लगाएगा, कोई ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब आप ये देखिए, मुख्यमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग चंडीगढ़ में करते हैं, जिसमें हरियाणा पुलिस डीजीपी को सख्त आदेश दिए जाते हैं कि आप हर हाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल में लाइए, और जितने भी ये बदमाश हैं इन सभी को हरियाणा से बाहर कीजिए या बदमाशी छोड़ देंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, चैट जीपीटी से एक मुख्यमंत्री और पीछे हरियाणा पुलिस खड़ी और सामने गुंडों को चोट लगी हुई है, सीएम के पैरों के अंदर है। ये बहुत अच्छी तस्वीर बीजेपी हरियाणा के पेज से ट्वीट की जाती है। लेकिन उससे अगले दिन ही जींद के अंदर जो कल हुआ, कैसे ताबड़तोड़ गोले चला करके किस तरह से जो हुआ, खरक राम जी गांव के शराब कारोबारी है ये बिंदर, जिसकी 35 राउंड गोलियां चलाई गई है, 35 गोलियां। तो ये सिर्फ दहक बिठाने के, दहक नहीं, ये कह सकते हैं ये जो गैंगस्टर है वो ये दिखा रहे हैं कि भाई ये जो शराब के जो लाइसेंस से और बोली से जो ठेके उठते थे, वो अब मतलब गोलियों की, बंदूक की गोलियों से ही उनका फाइनलाइज होगा। ये एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे स्टेट में कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार आपको देना चाहती है, आप लेना चाहते हैं, लेकिन जब जिसको हम चाहेंगे उसको शराब का ठेका मिलेगा, और कोई आसपास आएगा तो 35 राउंड इसलिए चले जाते हैं। बंदा मर तो हो सकता है, पहले 2-4 गोलियों में मर गया हो, लेकिन उसके बाद जो 34, 33, 32 गोलियां चलाई गई हैं, वो सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर चलाई गई है। इससे पहले आप कुरुक्षेत्र के शाहबाद में एक कारोबारी है शांतनु, उनकी गोलियां मार के हत्या की गई, जबकि शांतनु के पास तो 18 ठेके अकेले के पास थे, और 19 से 20 करोड़ का कारोबार उसका इन ठेकों से होता था अकेले। उसकी हत्या कर दी गई। रोहतक में हुआ, रोहतक में तो 3 लोगों की हत्या की, शराब ठेके पे बैठे थे भोर गांव के आसपास, भोर के आसपास। यमुनानगर में हुआ। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये कौन सा ऐसा जिला बचा हुआ है कि या तो किसी की हत्या नहीं की गई है, या किसी को पर्ची फेंक के धमकी नहीं दी गई है, या किसी को अपना हिस्सा उसमें हिस्सेदारी नहीं मांगने के लिए उनको प्रेशराइज किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है, या तो बड़े जो क्रिमिनल है या तो उन्हीं के ठेके हैं जो बोली में, और कोई सामने आता नहीं, या फिर कोई आम आदमी अगर इसमें लेने की सोचता है या पहले से कोई इस कारोबार में है, तो उसके लिए अब उन ठेकों पे बोली लगाना, उनके लिए ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना, आवेदन करना, ये उनके लिए अब मुसीबत बना हुआ है। मैं अपने ऑडियंस के लिए भी एक बार थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेकर के कि कहाँ कहाँ जो लिकर के जो जोन है वो पेंडिंग है। 75 ग्रुप ए के पेंडिंग है, जिसमें से गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, मेवात, नारनौल, पानीपत, रोहतक, सिरसा, और सबसे ज़्यादा इसमें से 17 गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम वेस्ट के अंदर है। फिर ग्रुप बी के फरीदाबाद, फतेहाबाद, जगाधरी, कैथल, पंचकुला, सोनीपत, सबसे ज़्यादा जगाधरी में 45 और फरीदाबाद में 44 पेंडिंग है। और ग्रुप सी के अंबाला, गुरुग्राम, जींद, करनाल, पलवल, रेवाड़ी, और सबसे ज़्यादा इसमें गुरुग्राम ईस्ट के अंदर पेंडिंग है। तो आप ये देख लिए गुरुग्राम में कितना बड़ा बिजनेस होता है दारू। अगर ये शराब के ठेके नहीं अगर उठ पाए, इनको कोई नहीं ले पाया, तो सरकार को इससे 4000 करोड़ का लॉस होने वाला है। ओपी जी, एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 4000 करोड़ का तो इसमें लॉस हो जाता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली, हाई लेवल की मीटिंग ली, जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट अवेलेबल है, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट पता है क्या दिए? उन्होंने कहा है कि जी अभी तक हमने 11,000 करोड़ जो है वो अब रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया, एक्साइज पॉलिसी से जैसे वो लाइसेंस फीस मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, और
पिछले साल यानी कॉरस्पॉन्डिंग ईयर में 5,037 इकट्ठा किया था, लेकिन इन्होंने बदमाशी क्या की है कि ये जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने हाँ खेल किया 11,000 करोड़ जो है ये 23 महीने 20 दिन का रेवेन्यू है, जो अभी तक आया नहीं है। 2027 तक इंस्टॉलमेंट्स में आएगा। इस फिगर को प्रोजेक्ट करके और 12 महीने की फिगर के साथ 5,037 इस फिगर के साथ कंपैरिजन करके मुख्यमंत्री के सामने रख दी। हिमाकत देखिए आप। पहले क्या था कि जो एक्साइज पॉलिसी बनी हुई थी वो 1 साल के लिए होती थी, और अब एक्साइज पॉलिसी में अमेंडमेंट किया है तो वो 21 महीने से ज़्यादा का 21 महीने 20 दिन की अब वो टाइम पीरियड दिया गया। तो ये एक्साइज से जो कारोबार होना था, जो रेवेन्यू होना था, वो तो डबल से भी ज़्यादा होना चाहिए था। जी मैं वही कर रहा हूँ ना, लेकिन जो इन्होंने आंकड़े दिए कि अभी तक हम लॉस में नहीं है। अब ये पता है क्या है कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट के आंकड़े होते हैं ना, ये बड़े बड़े आईएएस को समझ में नहीं आते, बहुत समय लगता है समझने के लिए। और मुख्यमंत्री तो पॉलिटिशियन ही तो होता है, ठीक है वो मुख्यमंत्री हेड ऑफ द स्टेट है, गणित भाग थोड़ी लेकिन उनको ये फिगर दिखा दी गई भाग में इतने नहीं, ये फिगर दिखा दी गई। उनको लगा भाई अभी तक तो रेवेन्यू का लॉस नहीं हुआ। अरे भाई लॉस नहीं हुआ है, आप क्या बात कर रहे हो। 12 महीने को आप 23 महीने 20 दिन से कैसे कंपैरिजन कर सकते हो। और वो भी पैसा आना है, वो तो आ चुका है। आया नहीं, आएगा वो। हाँ। जब ये सारे जो ठेके हैं जोन वाइज ये सब अलॉटमेंट हो जाएगी, उसके बाद इंस्टॉलमेंट में वो 2027 तक आएगा जी, जिसमें से 4,000 करोड़ अभी आना बाकी है। अब दिक्कत क्या है, टेक्निकल दिक्कत क्या है कि जो ये लिकर का बिजनेस है सर, जैसे आप बता रहे हो, एक तो बहुत मोटा पैसा इन्वॉल्व है, और दूसरी बात इसमें रिस्क ऑलरेडी रिस्क है, और ऊपर से फिर आप गैंगस्टर वाला रिस्क ले आते हो। तो कौन आदमी अपनी जान को उसमें डाल करके, जोखिम में डाल करके इस तरह का रेवेन्यू लेगा। वैसे तो ये जो शराब का कारोबार है ना सत सिंह जी, इसमें पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो शराब के जो ये ठेके की अलॉटमेंट होती थी, तो उसमें कोई अच्छा खासा परिवार जो इज्जतदार परिवार है वो शराब के ठेके लेने से बचता था। उनको ये कहते थे भाई ये कि सामाजिक बुराई है, तो और आप लोगों को दारू पिलाकर मारोगे, ऐसी बातें थे। तो कुछ लोग शराब के ठेकों को लेने से बचते थे। वो अपना चाहे उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम करना हो, कोई यूनिट लगानी हो, चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग ही क्यों ना करनी हो, लेकिन वो शराब के ठेके से बचते थे। और ओपी जी हरियाणा में तो एक बार बंसीलाल की सरकार सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आई थी कि उन्होंने शराबबंदी का जो नारा दिया था, और उनकी सरकार आई क्योंकि महिलाओं ने जम करके उनके पक्ष में वोट दिया। इसी शराब के कारोबार में फंस के ही हो गई सरकार को उल्टा कर दिया। एक बार हरियाणा ट्राई स्टेट, तो जो शराब वाला मामला है वो इमोशनल, मतलब मॉनेटरी पार्ट तो एक है, लेकिन उसके अलावा हमारे हरियाणा के लिए एक इमोशन का भी है, क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा अपने पतियों से ये शराब पीने की आदत को लेकर के हैं। तो इसका सोशल भी एक बहुत बड़ा एक रेलिवेंस है, कॉन्टेक्स्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें। लेकिन यहाँ मामला जो आपने कहा बिल्कुल वही है कि भाई शराब का एक बार आपको ठेका मिल गया, आपका रेगिस्तान में ठेका हो, लोग वहाँ भी लाइन लगा करके आपसे पैसे दे करके आपसे शराब खरीदेंगे। और बाकी पहले तो ऐसा भी होता था सत सिंह जी, जैसे आपका शराब का ठेका गांव में लगना है तो गांव की पंचायत है जो उससे परमिशन लेनी होती है। कोई पंचायत अगर चाहे कि भाई उनके गांव में शराब का ठेका नहीं लगेगा, तो किसी प्रशासन की किसी की हिम्मत नहीं कि गांव में ठेका लगा सकते हैं, क्योंकि पंचायत रेजुलेशन पास करती है कि भाई उनके गांव में कोई शराब के ठेके को लेकर कोई नाराज़गी नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, तो शराब की दुकान खुल सकती है। और इसके बदले में पंचायत को भी रेवेन्यू मिलता था पर बोतल के हिसाब से 1 रुपया, या जो भी उनका पहले जो सिस्टम होगा, जो सिस्टम बना हुआ था, तो पंचायत को भी इसको रेवेन्यू मिलता था। तो अब बदल गया सब कुछ। अब पंचायत में कोई सरपंच की हिम्मत है कि वो ये कह दे कि मेरे गांव में शराब का ठेका नहीं खुल सकता? नहीं, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने चुनाव के वक्त ये बहुत बड़ा वादा किया था, क्योंकि महिलाओं की भी ये कॉमन डिमांड थी ये कि भाई हमारे गांव में शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। तो उसमें वादा कर दिया। फिर उन्होंने 4.5 सरकार चलाई, फिर लोग उनके पास फिर पहुँचे, तो उन्होंने भी कोशिश की थी कि भाई जो पंचायत लिख करके दे देगी, इतने % लोगों से अगर सहमति होगी तो वहाँ शराब का ठेका नहीं खुला जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये धरातल पर उतर पाया। वैसे तो पॉलिसी में ना बहुत सारे इसमें गाइडलाइन दी गई है कि आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहीं पे है तो उसके आसपास शराब का ठेका नहीं होना चाहिए।
आपका मेडिकल स्टोर कहीं आसपास है तो शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, या कोई और ऐसे धार्मिक मंदिर मस्जिद है कहीं पे तो वहाँ पे शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको मैं ये ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ कि साथ में मेडिकल स्टोर है और उसकी दीवार लगते हुए शराब का ठेका है। सर इसको भी छोड़िए आप, देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान IIM वहाँ है, पुलिस पब्लिक स्कूल वहाँ है, जेल वहाँ है, वहाँ ठेका है। पुलिस की चौकी भी है, हाईवे मैं कह रहा हूँ नेशनल हाईवे के ऊपर ठेका है। मैं कह रहा हूँ पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने है। जब उसकी शिकायत IIM ने की तो थोड़ा सा उसको अंदर कर दिया, लेकिन वो बोर्ड बड़े बड़े लोगों को दिखाने के लिए, उंगली करके दिखाने के लिए कि भाई शराब का ठेका इधर है। तो सर और ये शराब पीने के लिए बढ़िया हत्ते खोल दिए गए हैं। नहीं, आप ये देखिए, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सामने अगर ठेका होगा ऐसे प्रेस्टिजियस, तो बच्चे तो यंग ही होते हैं, बच्चे का तो मन यही होता है, तो वो मैं कह रहा हूँ गाँव में, शहरों में, स्कूलों के सामने शराब के ठेके खुले हुए हैं, मंदिर मस्जिद के सामने शराब के ठेके खुले हुए हैं, मजाल की कोई उनका विरोध कर दे। सर एक और चीज़ मुझे बताइए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सैनी साहब के काबू क्यों नहीं आ रही है? क्या देखो, सैनी साहब ने दावे तो काफ़ी लंबे चौड़े किए हैं, पहले किए हैं, और कहीं पे उनके जो दावे किए हुए धरातल पे बदलते भी दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, क्योंकि आए दिन पुलिस जो है वो एनकाउंटर भी कर रही है बदमाशों के साथ, लगातार हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो बदमाश है, गैंगस्टर है, वो काबू नहीं आ रहे। सर ये बताओ, हरियाणा में खौफ हरियाणा पुलिस का है या गैंगस्टरों का है? खौफ गैंगस्टर का ज़्यादा है आज के टाइम। तो फिर लेकिन लोगों ने वोट तो गैंगस्टरों को नहीं दिया, लोगों ने वोट तो बीजेपी को दिया, इसलिए सरकार में है। देखो, सैनी साहब को अपने आप को न आदित्य योगीनाथ बनाना पड़ेगा। जब हम देखते थे, सुनते थे, ये कहते थे कि भाई जो क्राइम जो है उत्तर प्रदेश में है, ऐसा क्राइम जो है नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं हो सकता। उन्होंने तो लंगोट घुमा दिया। जैसे ही योगी आदित्यनाथ CM बनते हैं और जो उन्होंने बुलडोजर चलाए और जो उन्होंने एनकाउंटर करवाए बदमाशों के, उसके बाद वहाँ ना अमन चैन आपको दिखाई दे रहा है। यूपी में आप कहीं पे भी चले जाइए, पहले हमारे हरियाणा के जो आदमी है वो परिवार के साथ हरिद्वार में नहाने धोने जाते थे, गंगा में स्नान करने जाते थे, कहीं घूमने फिरने जाते थे, तो दिन छपने के बाद आपको मैं बता दूं, ये जो बागपत, बड़ौत, मेरठ, ये जो बेल्ट है सहारनपुर वाली, यहाँ से रात को गाड़ी लेके जाने से भी गुरेज करते थे। उनको ये डर रहता था कभी उनके साथ लूट ना हो जाए, कभी कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। लेकिन आज ऐसी हालात है वहाँ पे, ऐसी स्थिति है कि रात को 12 बजे भी आपकी गाड़ी वहाँ से निकल रही है तो आप बेखौफ होके आ जा सकते हैं। लेकिन सर मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, योगी आदित्यनाथ जो वो चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। हरियाणा उसके मुकाबले बहुत छोटा स्टेट है, बहुत पैसा है, रिसोर्सेज है, कोई रिसोर्स की कमी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी जो चाहते हैं उनका रिमोट कंट्रोल कहाँ है? देखो, रिमोट कंट्रोल तो जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं, पहले तो दिल्ली से ही होता है, PMO से ही CMO चलता है वैसे तो। नहीं, वो एक अलग बात है। और लेकिन आज के टाइम में भी आप देखोगे तो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, जो केंद्र में आज भी पावरफुल मंत्री हैं, और ये सभी कहते हैं, आम लोगों में चर्चा यही है कि भाई मनोहर लाल जी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है और उनके चेले जो है नायब सैनी जी, वो सरकार चला रहे हैं। इसमें झिझक वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं वहाँ पर खट्टर टीम के बंदे अभी तक सुसज्जित बैठे हुए हैं, वो दे आर कॉलिंग द शॉट्स। अभी तक नायब सैनी की टीम के बंदे कहाँ दिखाई दिए? मुश्किल से टीम तो उन्होंने अभी तक अपनी खुद की टीम नहीं बनाई तो फिर मुख्यमंत्री की टीम नहीं है, टीम तो पहले से वही, देखो आप देखोगे वही तो ऑफिसर है जो CMO में बैठे हैं, जो सचिवालय में बैठे हैं, और वो खट्टर की जय बोलते हैं। जो मनोहर लाल जी के टाइम में CM थे, जब जो उनके टाइम में जो ऑफिसर थे, IAS IPS ऑफिसर थे, वही IAS IPS ऑफिसर जो है नायब सैनी जी की गवर्नमेंट में भी वही काम कर रहे हैं, वही चला रहे हैं। तो आप ये मानिए कि मनोहर खट्टर खुद सेंटर में चले गए और उनके खड़ाऊ जो है वो
चंडीगढ़ में नायब सैनी जी रख के बैठे हुए हैं, मतलब मेन बात हो ना वही चला रहे हैं। तो यही से, क्योंकि खट्टर साहब तो सेंटर में बिजी हो गए, हो सकता है उनको राष्ट्रीय जो है प्रधान भी बना दिया जाए लेकिन जैसे आप बात कर रहे हैं कि नायब सैनी जी का नेचर थोड़ा सा शालीन और शांत स्वभाव का है। अब वो क्रिमिनलों को कई बार, जैसे चुनाव से पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों को भी उन्होंने धमकी दी थी, चेतावनी दी थी कि भाई या तो सुधर जाओ, नहीं तो मैं सुधार दूंगा, चूड़ी टाइट कर दूंगा। अपराधियों के बारे में भी, गैंगस्टरों ने उनकी चूड़ी टाइट जरूर कर रखी है। गैंगस्टरों के बारे में भी उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पे अब अपराध नहीं होने देंगे, क्राइम यहाँ पे नहीं चलेगा, या तो रह जाओ या तो यहाँ से चले जाओ। ये बात कही जाती है कि भाई खुली छूट दे दी है, खुली छूट देते ही जो जींद में हो गया, खुली छूट देते ही ना, जैसे ही सीएम साहब का ये जो खुली छूट वाला जो बयान आया है, उसके तुरंत बाद ही है ना गैंगस्टर खुली छूट में आ जाते हैं। ये जुमला है क्या है? डीजीपी साहब को भी मतलब, क्योंकि देखो ये तो एक साख का प्रश्न देखो, जो हमारे हरियाणा के जो डीजीपी है शत्रुजीत कपूर, ये बहुत ही अनुशासन के और सख्त एफिशिएंट है और बहुत ही मजबूत अफसर रहे हैं। तो इन्होंने कुछ टाइम के लिए, मैं बता दूं, जब ये डीजीपी नहीं बने थे उससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो का भी इनको इंचार्ज बनाया था। तो इन्होंने ऐसे ऐसे करप्शन के मुकदमे दर्ज किए कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अब गैंगस्टरों को काबू तो नहीं कर पा रहे, अब देख लीजिए कहाँ डीजीपी, हो सकता है उनकी कोई मास्टर प्लान उनका काम कर रहा हो, कोई प्लान बनाया हो, कब लागू होगा अफसर तो उन्होंने, देखो अब काफ़ी जो आप देखोगे आईजी जो रेंज के बैठे हैं, आप हरियाणा के जितनी भी रेंज है, आप उनमें आईजी की बात करोगे, एसएसपी की बात करोगे, उनको तनख्वाह टाइम पे मिल रही है, तनख्वाह तो टाइम पे है, लेकिन सारे बेनिफिट टाइम पे मिल रहे हैं। सभी बहुत ही एक्टिव ऑफिसर है आईपीएस। अब जैसे लोगों की जान जा रही है। आप देखो अम्बाला रेंज के जो आईजी हैं आईपीएस पंकज नैन, बहुत एक्टिव रहते हैं। यहाँ रोहतक में जब वह एसपी के पद पे थे तो उन्होंने पूरा यहाँ पे क्रिमिनलों का पूरा शिकंजा कस दिया था। यहाँ रोहतक में आईपीएस के तौर पर रहे हुए एसपी जब थे तो उन्होंने खूब अच्छे से काम किया। अब अम्बाला में वो आईजी के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की उसमें अभी एक बहुत बड़ी घटना होगी शाहबाद में। अब नैन साहब तो जब स्पोर्ट्स डायरेक्टर थे तब भी सारे स्पोर्ट्स के जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन करने वाले स्पोर्ट्स पर्सन हो, नैन साहब की तारीफ वो भी करते थे। लेकिन क्या हो गया ना कि नैन साहब को थोड़े से दिन वो पुलिस की वर्दी से उनको थोड़ा सा स्पोर्ट्स में, और वो राहगिरी का इंचार्ज उनको बना दिया, और बहुत सारी चीज़ें जो एक्टिविटी होती हैं वो पॉजिटिव उसकी तरफ चले गए थोड़ा सा। और गैंगस्टरों को तो भाई डंडा समझ में आता है। अब उनको दोबारा से उन्होंने वर्दी पहन ली है खाकी, तो अब करीज ही टूट गई। तो अब वो जो खाकी वर्दी है, अब वो खाकी वर्दी वाला रोब जो है वो कब देखने को मिलेगा, वो अभी हम भी वेट कर रहे हैं और प्रदेश के लोग भी देख रहे हैं। नैन साहब तो संभाल लेंगे, लेकिन नैन साहब के काम से ना और कोई खुश ना हो या हो, लेकिन जो खिलाड़ी है ना प्रदेश के, हाँ, वो वाहवाही उनकी करने से नहीं। जो हमारा आज का मुद्दा है वो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और अगर ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं सुधरी, आप ये मानिए कि जो हमारे लिख कर के बिडर्स हैं, अब सरकार ने क्या किया है, ये सब कुछ होने के बाद सरकार भी सख्ते में तो है कि ये क्या हो गया। सरकार ने लाइसेंस फ़ीस भी कुछ कम की है, कुछ बिडिंग फ़ीस भी कम की है अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन जो अप्लाई करने वाले हैं ना, वो दबी ज़ुबान में बिना कोर्ट के, हमें कोर्ट ना किया जाए, वो ये कहते हैं कि भाई साहब अब हम करें तो करें क्या, हम तो शिकायत भी नहीं कर सकते। करें तो करें या है, मैं आप भी रोहतक से ही हैं, मैं भी रोहतक से ही हूँ। अभी कुछ दिन पहले तक मैं देख रहा था कई प्राइम लोकेशन पे शराब की दुकानें खुली हुई थी, शोरूम कह सकते हैं उनको, खुले हुए थे, और वहाँ पे 24 घंटे लाइटों की, जैसे दिवाली पे वो लाइटें लगा देते हैं जो जगमग रहते हैं, ऐसे लाइटें जलती रहती थी। अब वो शटर डाउन है, लाइटें बंद है। उन ठेकों की कोई ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? नहीं, रीज़न सिंपल है। रीज़न क्या है कि पैसे भी जाएंगे और जान भी जाएगी।
अरे भाई, अगर हम शिकायत कर देते हैं तो आप ये मानिए गैंगस्टर, उनको अभी तक इतना भरोसा नहीं है कि हरियाणा पुलिस हमें बचा लेगी। जिस दिन हरियाणा पुलिस ने एक्शन करना शुरू कर, देखो मैं एक बात तो मानता हूँ, हमारी हरियाणा पुलिस को अगर खुली छूट दी जाए, इतनी एफिशिएंट है, इतनी हमारे मतलब जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे जो जवान हैं, एक बार उन्होंने डंडा घुमा दिया ना, गैंगस्टर तो मैं कह रहा हूँ कि टोए भी ना पाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया नहीं था क्या? अच्छा, ये क्या है कि पुलिस का जो खौफ है ना, अपने हरियाणा पुलिस का खौफ है भी वैसे आम पब्लिक में भी है और गैंगस्टर में भी है। नहीं, आप कभी भी देखोगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा गैंगस्टर है, खाकी की तरफ आंख उठाने की हिम्मत कभी नहीं कर सकता। मैं पुराना कुछ और कह रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यही हरियाणा पुलिस थी, हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर बने, कितने उन्होंने एनकाउंटर किए, और उस समय वाकई में, और बिना किसी जाति का डिफरेंस किए, बिना किसी एरिया का डिफरेंस, जो बदमाश थे ना, या तो वो मारे गए पहले टेन्योर में, या फिर वो हरियाणा छोड़ गए। जब यही हरियाणा पुलिस उस समय कर सकती है, अब तो वैसे भी हमारी तरह एफिशिएंट ऑफिसर हैं, हमारे पढ़े लिखे जवान हैं, उनको ट्रैक करें। एक बात और भी समझ में नहीं आती, उस टाइम पे जैसे ना हम देखते हैं कि वो पहले तो गोली का ही एक जरिया था कि भाई अगर कोई बदमाश परेशान कर रहा है, कानून व्यवस्था का दिवाला दिखा रहा है, तो पुलिस का पास था इनकाउंटर। लेकिन आज तो पुलिस इतनी आधुनिक हो चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है, आप किसी भी क्रिमिनल की आप लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, आप साइबर जो एक्सपर्ट है उनकी मदद ले सकते हैं, आप पुलिस कम्युनिटी का जो पुलिस कम्युनिटी का जो आप सर, जगह जगह सीसीटीवी इंस्टॉल हो गए हैं, क्राइम की घटना करने के बाद कहाँ गया तभी लिंक हो जाते हैं। सर आजकल तो एआई से भी एक बार आपने क्रिमिनल का फोटो डाल दिया, वो देश में कहीं भी दिखेगा, सीसीटीवी कैमरा के हिसाब से वो ट्रैक हो सकता है। टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। लेकिन या तो पुलिस करना नहीं चाहती कि ऐसे ही पब्लिक को डर में रखें और अपना चलते रहे। देखिए, ये तो हमारी जनता जाए, क्योंकि जनता जनार्दन है, और जनता को हमने सारे फैक्ट्स हमारे आज खास मुद्दे में आपके सामने बिल्कुल खोल के रख दिए हैं। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये जो खास मुद्दा है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से जो शराब कारोबारी हैं वो अपनी जान से भी जा रहे हैं और उनके अंदर खौफ भी है। क्या हरियाणा सरकार दोबारा से कॉन्फिडेंस, फेथ रिस्टोर कर पाएगी या नहीं, ये आप लोगों को बताना है। और क्या ये जो शराब कारोबारी है वो अपने प्रोफेशन में, अपने कारोबार में क्या खुद को सुरक्षित समझते हुए अपना काम धंधा कर सकते हैं? वो शराब ठेके की बोली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो ऑक्शन में भाग ले सकते हैं, नहीं ले सकते? गैंगस्टर इतने हावी क्यों है, कानून व्यवस्था चौपट क्यों है, ये भी हमें अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार। नमस्कार।